आईपीसी इंपोज करता है बहुत तगड़ी पनिशमेंट्स मल्टीपल एसोसिएटेड ऑफेंसेस पर। किडनैप करने के बाद विक्टिम को किस लेवल का एक्सप्लॉइट किया है, इस तरीके से ग्रेव पनिशमेंट्स बढ़ती चली जाती है। पैसेज के हिसाब से जहां जहां पे आपको माइनर दिख रहा है वो एब्डक्शन में जाएगा, वो किडनैपिंग में नहीं जाना चाहिए। तो इस केस में सिंस नो ऑफेंडर एंड नो किडनैपर इज देयर, करेक्ट आंसर होगा नो। एब्डक्शन सिर्फ तब अप्लाई होता है जब आप किसी पे फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। लीगल रीजनिंग के आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, जहां पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पैसेज में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन की स्टोरी को समझना है, एंड देन ऑप्शंस को ग्रिल करके थॉरोली एनालाइज करके और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करके करेक्ट आंसर की तरफ कैसे बढ़ना है, ये सब हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली डेल्व इनटू द फर्स्ट पैराग्राफ। पैसेज ने बोला किडनैपिंग इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीमली सीरियस ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड। अब ये चेंज होकर ऑब्वियसली बीएनएस बन चुका है, बट इंडियन पीनल कोड में भी किडनैपिंग वाज कंसिडर्ड अ वेरी सीरियस ऑफेंस which thoroughly defines and also criminalizes the unlawful seizure। मतलब किसी का किडनैप करना, किसी की बॉडी को किडनैप करना, अनलॉफुल सीजर किसी को कन्फाइन करना, किसी पर्टिकुलर प्लेस में कहीं पर कैद कर देना, किसी को बंद कर देना, एंड इवन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट देयर कंसेंट। किसी के कंसेंट के बिना, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, you are basically transporting the person from one end to another. Severe provisions under IPC section 359 to 369 specifically prohibit kidnapping crimes based on the intent, the targets and severity of the exploitation imposed। तो यहां पर किस किस टाइप से, अगर आप सपोज किडनैपिंग करके मर्डर कर देते हैं तो एक्स्ट्रा सजा है, किडनैप करके अगर रेप किया तो अलग लेवल की सजा है। तो इस तरह से किडनैपिंग के इंटेंसिटी ऑफेंस के हिसाब से चेंज हो जाती है। Legally, kidnapping involves the forcibly abducting or even sometimes enticing away another person through coercion, threats or a deceit without the consent। तो पैसेज कहना चाहता है कि फोर्सिबली जब आप किसी को एब्डक्ट करते हो या उसको एंटाइस करते हो, मतलब झांसा देते हो, ल्योर करते हो, तो उस केस में जब आप ये सब चीजें करेंगे, या तो कोवर्जन से या थ्रेट से या धोखे से, और उसमें उस पर्सन का कंसेंट ना हो, तो ये किडनैपिंग माना जाएगा। It constitutes illegally removing or transporting an individual from for an unlawful purpose। आईपीसी में दो मेन टाइप्स हैं। नंबर वन है किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्डियनशिप, और ये होता है सेकंड किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया मतलब आपने नॉर्मल जो किडनैपिंग करी है, जो किडनैपिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं वो फिट हो गए, साथ के साथ आप किडनैप करके इंडिया के बॉर्डर से अगर बाहर लेके जाते हो तो दो धाराएं लग जाती हैं, किडनैपिंग के साथ साथ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। द former means the kidnapping from the lawful guardian relates to abducting the minors from the parental custody। तो यहां पर जितने भी आपके minors होते हैं, the boys under 16, all the boys under 16 and all the girls under 18 and unsound person, तीन लोग इसमें कवर होते हैं किडनैपिंग के परव्यू में। तो यहां पर पेरेंटल कस्टडी या लॉफुल गार्डियन दोनों से ही अगर आप बच्चा चुराते हो तो वो होता है। साथ ही लैटर जो है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया इज द डिस्प्लेसमेंट अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। बियॉन्ड डिफाइनिंग द एक्ट इटसेल्फ, आईपीसी इंपोज करता है स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज। आईपीसी इंपोज करता है बहुत तगड़ी पनिशमेंट्स मल्टीपल एसोसिएटेड ऑफेंसेस पर, स्टेमिंग फ्रॉम किडनैपिंग। जो किडनैपिंग के थ्रू जितनी भी आप ऑफेंसेस आगे करते हो अलोंग द लाइन, आप एक्सटॉर्शन करते हो, मनी एक्सटॉर्ट करते हो पेरेंट्स से, तो ये सब कुछ चीजें आगे आगे मल्टीपल ऑफेंसेस क्रिएट करती रहती है। फॉर इंस्टेंस, एब्डक्टिंग पीपल फॉर द मर्डर, कि आपने किसी को एब्डक्ट किया साथ साथ उसका मर्डर भी कर दिया, आपने किसी को एब्डक्ट किया और उसको बेच दिया फॉर अ स्लेवरी, रैंसम के लिए जिसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, पैसे मांगना, ट्रैफिकिंग के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आपने किडनैप किया था, या जबरदस्ती शादी करने के लिए आपने किडनैप किया था, तो ये अलग अलग ग्रेव चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं। The law also prohibits buying or selling the human, साथ के साथ ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है, especially for the minors, for prostitution। In all the cases, harsh sentences aim to deter the external parties from denying citizens their safety, autonomy and consent। तो बेसिकली जितने भी harsh punishment हैं इन further offenses में, ये कहीं ना कहीं रोकते हैं accused को कि वो इस तरह के क्राइम ना करें।
When assessing the penalties, IPC consider the factors like demographics. जब कभी भी penalties देते हैं, punishment देते हैं, तो demographic की कितनी एज का बच्चा आपने चुराया है, आपकी कितनी एज है, साथ साथ vulnerability जिसको आपने करा है kidnap, वो victim कितना vulnerable रहा है, the scale of exploitation कि आपने kidnap करने के बाद victim को किस level का exploit किया है, इस तरीके से grave punishments बढ़ती चली जाती हैं. Hence, kidnapping children, women or mentally challenged persons invokes greater punishment. तो अगर आप women को, बच्चों को और अनसाउंड पर्सन्स को किडनैप करते हो तो सबसे ज्यादा पनिशमेंट होगी. द लॉ ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द ग्रीवियस ट्रॉमा कि अगर आप किस लेवल का इमोशनल, मेंटल या फिजिकल ट्रॉमा देते हो विक्टिम्स को आइसोलेशन में या उसको टेरराइज करते हैं आफ्टर लूजिंग द पर्सनल एजेंसी. Repeated offenses by the habitual perpetrators further amplify the sentencing guidelines. तो जितने भी repeated offenders होते हैं उनको और सख्त से सख्त पनिशमेंट देता है लॉ. Through comprehensive legislation covering the different kidnapping scenarios and intention, India actually uphold करता है constitutional rights साथ साथ citizens के the right to privacy, the liberty, sovereignty and civil protections जो भी constitution का part है. तो ये मानता है law कि यार जब आप किसी को kidnap कर रहे हो तो आप उसके fundamental rights भी साथ साथ violate कर रहे हो. That is why such grave punishments are given. तो जितने भी ये स्ट्रिक्ट लॉज हैं ये एक्नॉलेज करते हैं कि आप किसी के कंसेंट के बिना उसको किडनैप कर रहे हो. ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप इंसान के पर्सनल राइट्स को वायलेट कर रहे हो, उसकी डिग्निटी को वायलेट कर रहे हो. और इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन अगर आप कर रहे हो तो इंडियन पीनल कोड सेफ गार्ड करेगा बिल्कुल सिटीजन्स की सिक्योरिटी, उनकी ऑटोनॉमी एंड अगेंस्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स टारगेटिंग द सेम. तो ये बस एक क्लोजिंग है पैसेज की. That is giving you the net conclusion why such punishments are being given whenever either you kidnap or you abduct. अब बढ़ते हैं questions की तरफ. First question, in the legal framework of India, the distinctions between kidnapping and abduction are meticulously outlined in IPC. तो दोनों के बारे में जो punishments हैं वो सब IPC में given है, जहां पर highlight हम लोग करते हैं the nuances and the legal implications of these offenses. Kidnapping को define किया गया 359 से 374 के बीच में, जहां पर ये देखा जाता है कि आपने intentional act किया है. Obviously किसी भी crime के लिए mens rea होना बहुत जरूरी है. तो अगर kidnapping एक offense है तो उसके लिए भी mens rea और actus reus दोनों चीजें होने की जरूरत है. तो आपने intentional act किया है, आपने जबरदस्ती किसी को take away किया या entice किया, तो आपने transport किया या confine किया एक individual को, typically इस तरह से कि आपको बाद में उससे money extort करना है, उसके पेरेंट्स से या उसके घर वालों से रैंसम डिमांड्स करनी है या आपने हार्म इन्फ्लिक्ट करना है. Essence of kidnapping lies in the unlawful confinement of the victim, obtained without the consent or even under the pressure, irrespective of the victim's age. अब यहां पर आपने ऑलरेडी पैसेज में जो पढ़ा था वहां पर लिखा था किडनैपिंग शुड बी डन विद माइनर्स. अब क्वेश्चन में अगर कुछ टिपिकल लैंग्वेज होती है जो रेयर केसेस में क्लैट आपके साथ ऐसी गुगली खेलता है, तो रेयर केसेस में अगर क्वेश्चन में कोई फ्लिप साइड गिवन है, अगर क्वेश्चन में यहां पर गिवन है कि किडनैपिंग कैन बी डन ऑफ एनी एज, तो क्योंकि यहां पे गिवन है कि किडनैपिंग कैन बी डन ऑफ एनी एज, तो इसका मतलब है अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या किसी मेजर की किडनैपिंग मानी जाएगी, तो करेक्ट आंसर होगा यस, जबकि ये रियल नॉलेज के हिसाब से फ्लिप है. दैट इज व्हाई व्हेनेवर द प्रिंसिपल इज फ्लिप्ड, whenever the question is flipped or whenever the passage is flipped, आपको उसके accordingly flip आंसर को ही पिक करना होगा. तो यहां पर irrespective of victim age लिखी है for kidnapping. On the other hand, abduction को डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 362 ऑफ आईपीसी, जहां पर बोलते हैं आप wrongfully किसी को टेक अवे करते हो और एंटाइस करते हो किसी को, मतलब डिसीट करते हो, धोखा देते हो किसी को फ्रॉम देयर लॉफुल गार्डियनशिप. तो यहां पर एब्डक्शन के लिए बोला गया है, जबकि एब्डक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज होती है, वाइज वर्सा होता है, लेकिन पैसेज क्वेश्चन ने यहां पर फ्लिप करा. क्वेश्चन ने कहा कि एब्डक्शन तब माना जाएगा जब आप किसी को उसके लॉफुल गार्डियनशिप से चुरा के लेके जाओगे, पेरेंट्स से, मेड से, ड्राइवर से. अगर आप बच्चे को चुरा के लेके जाते हो एंटाइस करके या टेक अवे करते हो तो वो बन जाता है आपका एब्डक्शन. This act does not necessarily hinge on the victim's consent, focusing instead on the breach of lawful guardianship. तो ये बात करता है यहां पर consent of the victim is immaterial. Although consent of victim is immaterial, is in the real IPC world, consent of the victim is immaterial is suitable to kidnapping.
लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि बोला है कि एबडक्शन के लिए है, तो यू विल टेक इट फॉर एबडक्शन ओनली. And it is distinct in the lack of specific intent to harm or obtain ransom. Abduction can involve victims below the age of consent. Again, minors can be involved in abduction. वो तो even abduction का law भी कहता है कि abduction minor की भी हो सकती है और major की भी हो सकती है. तो ये लेकिन पैसेज ने सिर्फ अभी मेजर्स को कवर नहीं किया. पैसेज ने सिर्फ इतना बोला है कि एबडक्शन उन्हीं का माना जाएगा जो कंसेंट नहीं दे सकते, मतलब कि जो माइनर हैं, जो बिलो द एज हैं, और द इनकेपेबल पर्सन who cannot give the consent. तो यहां पर आ गया आपका unsound persons. So it emphasized the violation of guardianship rather than the victim's unwillingness. These legal definitions underscore the importance of understanding the motives, consent, and the relationship to the guardian in distinguish between these two offenses. Therefore, they aid in accurate classification. Although it's not accurate, but agar question is saying it's accurate classification, so going by that, accurate classification provide की है और prosecution provide किया है of such offenses. Based on the provided passage, which of the following, provided का मतलब है जो आपके पास अभी ये information question में passage के format में given है. Based on this, which of the following scenarios best exemplifies the crime of kidnapping under IPC? तो अब आपने यहाँ पे question के हिसाब से kidnapping के essentials पे focus करना है. तो कौन सा offense यहाँ पर kidnapping में जाना चाहिए? Number 1, a teenager is lured away from home. Teenager का मतलब again, teenager could be 19, could be 18, could be 17, 16 or whatever. Adult is deceived into boarding a vehicle. तो यहां पर kidnapping का क्योंकि हमने अगर क्वेश्चन को देखें तो kidnapping of any age लिखा है, तो इसका मतलब है कोई भी kidnapping में तो फिट हो ही रहा है. हमें ये चेक करना है इसमें से abduction में कौन कौन सा जा रहा है. abduction के पॉइंट्स हैं consent of victim is immaterial, abduction, unsound, minor. तो पैसेज के हिसाब से जहां जहां पे आपको माइनर दिख रहा है वो abduction में जाएगा, वो किडनैपिंग में नहीं जाना चाहिए. तो चाइल्ड इज टेकन अवे, गलत आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से abduction हो रहा है. बिजनेसमैन इज फोर्सिबली, ये हो सकता है. एडल्ट वाला हो सकता है. टीनेजर भी अगेन बच्चा है, बच्चे से बेटर अपने पास एडल्ट और बिजनेसमैन तो अवेलेबल हैं. तो ये भी आपका एज पर द क्वेश्चन abduction में जा रहा है, लेकिन रियल लाइफ में तो ये आपका किडनैपिंग में ही जाएगा. ओके, तो बी, adult is deceived into boarding a vehicle by an acquaintance is then taken to a distant city without their consent. तो adult को धोखा दिया गया, उसको एक व्हीकल बोर्ड कराया गया, और किसने कराया? एक एक्वेंटेंस ने, किसी जानकार इंसान ने, और फिर वो जानकार इंसान उसको एक बहुत ही डिस्टेंट सिटी में ले गया उसके कंसेंट के बिना. कंसिडरेबल है. बिजनेसमैन को फोर्सिबली उठाया गया बाय अ ग्रुप डिमांडिंग अ रैंसम फ्रॉम हिज फैमिली फॉर हिज रिलीज. तो हमने अभी ये भी पढ़ा है कि रैंसम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किडनैपिंग के लिए होना चाहिए. मनी एक्सटॉर्ट करना किडनैपिंग के लिए पूछा है कि मर्डर भी हो सकता है किडनैपिंग में, कुछ ना कुछ आपका अनलॉफुल पर्पस होना चाहिए. तो वो जो पर्पस है वो समवेयर यहां पर माइनस है, और वो पर्पस रैंसम के फॉर्मेट में यहां पर गिवन है. देयर बाय डी विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following elements is not required to prove abduction under IPC as per the passage given in question 1? तो जो passage question 1 में given है उसके हिसाब से आपने आंसर करना है कि abduction का नॉन इंग्रेडिएंट कौन सा हो सकता है. नो फॉल्स बेसिकली, जो abduction में suitable नहीं होगा. तो abduction में suitable क्या क्या होगा वो देख लेते हैं. अगेन रिविजिटिंग द पैसेज. abduction के लिए बताया गया है unsound person of minors, consent is immaterial, abduction, and then yes. Okay. Victim must be taken away from their lawful guardian. यही पढ़ा है हमने abduction में कि lawful guardianship से निकालना ही आपका abduction होता है, क्योंकि ये guardian के consent के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो. तो ये तो होगा, तो ये गलत आंसर है क्योंकि ये true है. Perpetrator must intend to extract a ransom or cause harm. ये abduction में चाहिए था? नहीं शायद. Below the age of consent, unable to give informed, ये वाला भी पैसेज के हिसाब से suitable है, तो ये भी false है. Act involves the wrongful taking or enticing away, ये भी true है abduction में, इसीलिए false है. तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसने कहा है कि perpetrator का एम होना चाहिए कि वो आपसे ransom extract करे या आपको harm provide करे. तो ये जो unlawful purpose वाला mention है ये kidnapping में mention था. unlawful purpose वाला जो एम है वो आपका as per the passage kidnapping में mention था.
Thereby, B will be the correct answer choice. A 5-year-old child, Max, is taken from, so it's basically a minor child, is taken from the school premises by a person claiming to be a distant relative. तो किससे लेके गया? एक डिस्टेंट रिलेटिव लेके गया और उसने सिर्फ क्लेम किया कि मैं डिस्टेंट रिलेटिव हूं. स्कूल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया किसी ऐसे अरेंजमेंट के बारे में और पेरेंट्स ने भी नहीं बताया कि हमारा एक रिश्तेदार बच्चे को लेके लेने आने वाला है. मैक्स के पेरेंट्स अनरीचेबल भी थे, कॉल किया उनको पता भी नहीं चला, उन्होंने फोन भी नहीं उठाया. तो कैसे मान ले स्कूल वाला कि ये जो लेने आया है ये 100% ही रिलेटिव है? तो यहां पे द पर्सन टेकिंग मैक्स asserts दैट ही हैज अ पेरेंटल कंसेंट. बस बोल ही तो रहा है पेरेंटल कंसेंट है, इसका कोई प्रूफ तो नहीं मिला स्कूल को क्योंकि पेरेंट्स ने फोन नहीं उठाया. इज द एक्ट टेकिंग मैक्स फ्रॉम द स्कूल प्रेमिसेस कंसिडर्ड किडनैपिंग? इट विल बी यस. अब इसके लिए आपको ओरिजिनल पैसेज के हिसाब से आंसर निकालना है. पैसेज 1 जो था आपका, सॉरी मेन आपका जो ओरिजिनल पैसेज था उसके हिसाब से आप आंसर निकालेंगे. लेकिन जो अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 के पैसेज पर बेस्ड थे. तो रिविजिटिंग द मेन पैसेज, यहां पर किडनैपिंग बिल्कुल बनता है क्योंकि पेरेंटल कंसेंट नहीं है, बच्चा आपका माइनर है, बच्चे को आपने टेक अवे किया है. तो तीनों एसेंशियल्स यहां पर फिट हो रहे हैं और बच्चे का कंसेंट इममटीरियल होता है. तो बाय गोइंग द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर देयर इन किडनैपिंग, दिस विल बी यस किडनैपिंग. Making A the correct answer. No, it is not kidnapping. No, it is not. Yes, but only अगर स्कूल रिपोर्ट करे. तो इसने कहा अगर स्कूल रिपोर्ट ही ना करे, स्कूल इसकी FIR ना लिखवाए तो किडनैपिंग नहीं माना जाएगा. अगर स्कूल ने रिपोर्ट किया तो किडनैपिंग माना जाएगा. मेकिंग दिस ऑल्सो द इनकरेक्ट चॉइस. Jia, a 12-year-old leaves her home without informing her parents, intending to visit a friend in another neighborhood. तो जिया अपने खुद के मन से, जबकि जिया भी 12 साल की बच्ची है, तो जिया इज ऑल्सो अ माइनर इन द इंस्टेंट केस. तो अपनी मर्जी से वो अपना घर से बाहर निकली अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए बिना, और वो चाहती थी अपनी दोस्त के घर पर जाना जो कि आसपास उसके घर के रहती थी. वो वापस भी नहीं लौटी है लेट इवनिंग तक. तो क्या जिया का जो ये एक्शन है इसको किडनैपिंग बोलेंगे? क्वेश्चन पढ़ के तो लग रहा होगा हाँ मैम वो माइनर है, पेरेंट्स का कंसेंट भी नहीं था, घर पे किसी और के चली गई थी, तो शायद किडनैपिंग है. लगेगा किडनैपिंग है लेकिन एक्चुअली नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके सामने कोई ऑफेंडर मौजूद नहीं है, या सिंपल शब्दों में बोलूं तो यहां पर कोई किडनैपर इन्वॉल्व्ड ही नहीं है. कोई जिया को नहीं लेके गया था, जिया खुद अपने घर से निकली थी बाहर. जिया जाए ना जाए ना जाए ना वो वाली बात हो गई, लेकिन जिया को कोई लेके नहीं गया. जिया अपने घर से खुद निकली है, अपनी मर्जी से निकली है. तो इस केस में सिंस नो ऑफेंडर एंड नो किडनैपर इज देयर, करेक्ट आंसर होगा नो. मेकिंग yes is your incorrect choices. No, it is not kidnapping. No, if Jia went willingly. So no, it is not kidnapping is the best suitable answer, making B the correct choice. Late one evening, Sarah, a college student, receives a message from an anonymous sender claiming to have kidnapped her best friend Alex. तो सारा को कॉल आता है रात को, लेट इवनिंग, कॉलेज में है सारा, तो डेफिनेटली माइनर तो नहीं है, मेजर ही होगी सारा. और सारा को कॉल आता है कि उसके फ्रेंड एलेक्स को किडनैप कर लिया गया है. The message includes a demand for substantial amount of money in exchange for Alex's release. तो ransom भी मांगा है. तो यहां पर the sender warns against involving the police and emphasizes the urgency of compliance. ये भी बोला कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना. ऑब्वियसली हर किडनैपर यही बोलता है अगर पुलिस को फोन किया तो आपके बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके हम कुत्तों को खिला देंगे. तो वही है कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना और जल्दी से जल्दी, अर्जेंसी है कंप्लायंस की, इमीडिएटली मानो और फटाफट से पैसे पहुंचाओ, एलेक्स तुम्हें मिल जाएगा. सारा को ऐसे से कॉल आया. कंसिडरिंग द सिनेरियो, एक्सेस द लीगल इंप्लीकेशंस ऑफ द सिचुएशन. क्या ये किडनैपिंग का केस है? अब देखते हैं. यस इट इज किडनैपिंग. No, it is not kidnapping. Yes, but only if Alex is harmed. No, if Sarah complies without involving the police. तो इसने कहा ये किडनैपिंग नहीं है क्योंकि सारा चुपचाप पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना सारी बात मान जाएगी. तो डी सबसे पहला एलिमिनेटर है. Yes, it is kidnapping. Yes, but only if Alex is harmed. तो ये यहां पर बोल रहा है no is not also the correct answer क्योंकि Alex किडनैप हुआ है, that is for sure. आंसर निकलना चाहिए yeses में.
इसने कहा हाँ ये किडनैपिंग है, बिल्कुल हाँ ये सही है। सी ने कहा ये तब किडनैपिंग होगी अगर एलेक्स को हार्म किया जाएगा। तो अनलॉफुल पर्पस हमने पढ़ा था किडनैपिंग में कि अनलॉफुल पर्पस के लिए जब आप किडनैपिंग करते हो तो किडनैपिंग मान ली जाती है, चाहे मर्डर के लिए, रैंसम के लिए, हार्म करने के लिए, ट्रैफिकिंग करने के लिए, स्लेवरी करने के लिए। तो मेकिंग ऑन दैट नोट यस बट ओनली इफ एलेक्स इज हार्म्ड। तो ये एक अनलॉफुल पर्पस दिख रहा है एक इफ सिनेरियो में, लेकिन ऑलरेडी एक इफ सिनेरियो हमको दिख रहा है रैंसम के केस में जो ऑलरेडी पैसेज ने भी बताया था। तो इसलिए ए वुड बी द बेटर सूटेबल आंसर रादर देन सी। जब कभी भी ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस आए तो आपको बिकॉज के रिमेनिंग पार्ट ज्यादा केयरफुली पढ़ना है ताकि आप मैच कर सको कि पैसेज के रीजनिंग से बेस्ट आंसर कौन सा सूटेबल बैठेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पैसेज। द ऑफेंस ऑफ एब्डक्शन is defined under section 362 of IPC. लीगली एब्डक्शन को रेफर किया जाता है जब आप किसी को कंपेल करते हो, मतलब अब आप किसी को फोर्सफुली या फिर बाय द वे ऑफ डिसीट, धोखा देकर या फोर्सफुली जब आप किसी को डिसीटफुली इंड्यूस करते हो, किसी को गलत तरह से कन्विंस करते हो, धोखा देते हो ताकि वो इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाए जिसमें उसका कंसेंट और अपनी विल नहीं थी, अपनी मर्जी से नहीं गया था, आपकी मर्जी से वो गया था, विद एन इंटेंट टू कमिट सम अदर कनेक्टेड ऑफेंस। तो दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो एब्डक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 द यूज ऑफ फोर्स, जैसा मैंने ऊपर लिखा द यूज ऑफ फोर्स इज इंपॉर्टेंट। कोअर्जन जो आपने किया, जबरदस्ती किसी को घसीट घसीट के आपने गाड़ी में भरा और आप उसको किडनैप करके ले गए, या आपने उसको धोखा दिया कि आपने बोला कि तेरी बहन हमारे कब्जे में आ जा, जैसे ही भाई आया आपने भाई को ही किडनैप कर लिया। तो इस केस में डिसीटफुल मीन से प्रोक्योर करना उस पर्सन को। This may range from outright physical force to fraudulently making the false representation to lure the person. अगर आपने डिसीट किया तो आप ल्योर करोगे, झांसा दोगे, बेवकूफ बनाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, और ये आपने किया था फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ। दूसरा, मूवमेंट ऑफ द विक्टिम इज वेरी मच नेसेसरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने किसी को डिसीट किया लेकिन वो अपने घर से निकला भी नहीं, हिला भी नहीं, उसने आपका फोन काटा और वो बैठा रहा, टीवी देखने लग गया, तो उस केस में वो आपका एब्डक्शन में नहीं जाएगा। Second is basically the movement of victim from one location to another. That is based on your coercion, जो आपने उस बंदे के साथ किया है या आपने जो उसको धोखा दिया है, rather than the person's consent. तो यहां पर against the consent of victim. ये बन जाता है आपका abduction। साथ के साथ ये दो क्राइटेरियाज भी होने चाहिए, one of them. The intention to facilitate the commission of another offense linked to moving the victim also completes the act. क्या पता आपने abduct करने के बाद कुछ और भी क्राइम किया हो, तो अगेन जैसे किडनैपिंग में होता था, आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट्स मिलेंगी अगर आपने किसी और क्राइम करने के मोटिव से आपने abduct किया है। Key aspect differentiating abduction from voluntarily accompanying someone is consent. तो मेजर डिफरेंस abduction में या कोई जब अपनी मर्जी से आपके साथ चलता है, वह खुद आया है, इन दोनों के बीच में सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? कंसेंट ऑफ विक्टिम का। Consent of victim is basically the distinguishing factor. The consent of the victim negates the criminality in the act. ऐसा ही होता है एब्डक्शन में। अगर ये प्रूव हो जाए कि विक्टिम अपने कंसेंट से खुद आया था, आपने उसको फोर्स नहीं किया, ना ही आपने उसको डिसीटफुल इंड्यूस किया, तो यहां पर क्रिमिनलिटी ऑफ द ऑफेंस विल गेट नलिफाई। एब्डक्शन की सजा नहीं मिलेगी अगर विक्टिम अपनी कंसेंट से खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हुआ आया है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल भी समझेंगे। इफ अ वुमन willingly goes with a man from one place to another like in the eloping cases, तो इस केस में जहां पर एक लड़की एक लड़के के साथ भागती है, अब लड़की की भी बात नहीं हो रही है, विमेन की बात हो रही है, मतलब अबव 18 की बात हो रही है। तो अगर एक मेजर विमेन एक आदमी के साथ भागती है शादी करने के लिए क्योंकि उनको एक दूसरे से प्यार है, पता है कि दुनिया वाले उनके प्यार को नहीं समझेंगे, तो अपनी मर्जी से भागी है, तो इस केस में उसके बॉयफ्रेंड पर आप एब्डक्शन नहीं लगा सकते हो। कंसेंट बिकम्स एविडेंट, उसका कंसेंट खुद दिख रहा है कि अपनी मर्जी से गई है वो, तो एब्डक्शन के चार्जेस नहीं लगेंगे। However, the line between the consent and deceit can blur, especially in the cases of trafficking or kidnapping of the vulnerable persons. तो इन्होंने कहा ये जो consent का line है ना, ये
बिल्कुल ना ब्लर हो जाता है उन वाले केसेस में जहां पर लड़के झूठे प्यार के वादे में लड़की को फंसा के घर से भगा के ले आते हैं और बाद में जाके लड़की को बेच देते हैं। जैसे सेम अगर किसी ने गंगूबाई देखी होगी मूवी, उसमें ऐसा ही होता है आलिया भट्ट के साथ। तो यही सेम चीज बताई है कि अगर ट्रैफिकिंग के लिए या किडनैप करने के लिए आपने लड़की को घर से तो बोला कि यार मैं तुझसे प्यार करता हूं, आजा मेरे साथ भाग चल, बाद में चल के आप लड़की के बाबूजी से 2 करोड़ रुपए रैंसम मांग रहे हैं, तो ये कंसेंट जो था ना, ये लाइन ब्लर हो गई। तो कंसेंट यहां पर इममटीरियल माना जाएगा अगर आपका मोटिव कुछ और था अपार्ट फ्रॉम दैट। हेंस कोर्ट्स रिलाई स्ट्रांगली ऑन द डेमोन्स्ट्रेटिंग द अक्यूज इंटेंशन। तो सबसे पहले कोर्ट क्या देखता है, अक्यूज की इंटेंशन क्या थी, किस लिए उसने किडनैप किया या मर्जी से भागे हैं वो लोग, टू प्रोक्योर द विक्टिम्स फ्रॉम द फर्दर एक्सप्लॉयटेशन। एडिशनली एबडक्शन रिलाई करता है द मीन्स यूज रादर देन द एक्चुअल मूवमेंट। एबडक्शन रिलाई करता है कि आपने किस तरीकों से एबडक्ट किया है, जैसे कि नंबर 1 फिजिकल फोर्स यूज करना, किसी को बांध देना, किसी को टाई अप करना, या किसी को धोखा देना जो वर्बली आप किसी को डिसीट करते हो, लाइक प्रॉमिसिंग अ बेटर लाइफ टू ल्योर द विक्टिम्स ईच टू क्वालिफाई एज अ मीन्स। कि यार किसी को आप गांव गए, जैसे जो कोई ऑफेंडर है वो गांव गया, वहां जाके उसने बच्चों को बोला कि यार तुम मेरे साथ शहर चलो, या बड़े लोगों को बोला कि तुम मेरे साथ शहर चलो तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, वो उनके साथ चले गए और वहां जाके किडनैप कर लिया, तो ये भी एबडक्शन के केस में ही कवर होगा। But simply threatening force rather than applying it does not satisfy the criteria। मतलब कि अगर आप सिर्फ थ्रेटन कर रहे हो, सिर्फ आप फोर्स के लिए थ्रेटन कर रहे हो, इट विल नॉट बी एन अबडक्शन, क्योंकि फोर्स एक्चुअली में अप्लाई करना जरूरी है, सिर्फ थ्रेटनिंग काम नहीं आएगी। So इस केस में till the victim reaches the destination, the means also continue till the victim reaches the destination, so abduction is considered a continuing offense। Movement from one house to the porch still counts the based on proving the deceit and motivation if not actual distance traveled। तो मतलब घर से अगर आप थोड़ा भी गेट तक भी जाने को तैयार है और पुलिस ने वहां पर पकड़ लिया तो एबडक्शन माना जाएगा। डजंट मैटर जब तक 100 किलोमीटर आपको दूर नहीं ले जाता तब तक एबडक्शन नहीं माना जाएगा। तो अगर आपने बेयर मिनिमम, नॉट बेयर मिनिमम, बेसिकली आप निकल गए हो 100-200 मीटर तक भी चले गए हो, पोर्च तक भी आ गए हो, तो वो आपका एबडक्शन में काउंट होगा। ओवरऑल एबडक्शन सेंटर्स ऑन इलीगल डेप्रिवेशन ऑफ कंसेंट। तो यहां पर भी कंसेंट के बिना आप किसी को मूव कर रहे हो तो सेम डेप्रिवेशन ऑफ कंसेंट है। कोअर्जन, जबरदस्ती जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी इंटेंशन थी कि आप कोई ना कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करना चाहते थे, ये जो आपने एबडक्शन किया है उसके बाद। Court analyze these aspects in determining the guilt and the sentencing। तो जब भी कोर्ट को सजा देनी होती है, गिल्टी प्रूफ करना होता है, तो कोर्ट इन सब फैक्टर्स का खासा ध्यान रखती है। With higher penalties based on the vulnerability of the victims। Thus, abduction laws seek to uphold the citizens' rights to liberty and movement without force, fraud और exploitation। तो इसीलिए abduction के जो laws हैं वो uphold करते हैं इंसान की, जैसे सेम हमने किडनैपिंग में पढ़ा था कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों के राइट टू लिबर्टी, प्रिवेसी और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज ना किया जाए फोर्स और फ्रॉड और एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू। इसीलिए एबडक्शन में भी कड़ी से कड़ी सजा होती है। Moving further with the questions. First question. According to section 362 of Indian Penal Code, what constitutes abduction and how does it differ from the voluntary movement? 362 Indian Penal Code के हिसाब से exactly abduction की definition क्या है और कैसे ये different है from the voluntary movement। तो different कैसे है, सिर्फ consent के point से, और बाकी हमें चेक करना इंग्रेडिएंट्स। तो फर्स्ट बोलता है एबडक्शन में होता है आप किसी को कंपेल करते हो कि वो अपनी विल के अगेंस्ट मूव करे, या तो आपने फोर्स यूज किया, कोअर्जन यूज किया, डिसीट यूज किया, ताकि आप कुछ और क्राइम भी कमिट कर सको। की डिस्टिंक्शन क्या है वॉलंटरी मूवमेंट का, इज इन द एब्सेंस ऑफ विक्टिम्स कंसेंट। द की डिस्टिंक्शन फ्रॉम वॉलंटरी मूवमेंट इज एब्सेंस ऑफ विक्टिम्स कंसेंट। बिल्कुल सही है, कंसिडरेबल ऑप्शन है। एबडक्शन को डिफाइन किया गया है सोलली बाय फिजिकल मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सोलली, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मूवमेंट मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। ये भी नहीं मैटर करता कि आपने कौन से मीन्स इस्तेमाल करे हैं, मतलब डजंट मैटर कि आपने थ्रेटनिंग यूज करा या आपने एक्चुअल फोर्स यूज करा, मीन्स मैटर ही नहीं करते। तो यहीं तक जब हमें दिख रहा है कि ये आंसर फॉल्टी है तो इसको यहां पर टाइम सेविंग टेक्निक कहती है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तक ए कंसिडरेबल में जा रहा है। एबडक्शन सिर्फ तब अप्लाई होता है जब आप किसी पे फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करते हो, सिर्फ तब,
जब फिजिकल फोर्स करते हो, और पैसेज ने बोला था फिजिकल फोर्स के अलावा भाई डिसीट से भी एबडक्शन होता है, तो ये भी आपका यहीं तक फॉल्टी आंसर दिख रहा है, ओनली व्हेन फिजिकल फोर्स इज यूज्ड, मेकिंग सी आल्सो एन इनकरेक्ट चॉइस। डी ने कहा एबडक्शन खत्म हो जाता है जब विक्टिम रीचेस द इंटेंडेड डेस्टिनेशन, मतलब जिस डेस्टिनेशन पे एबडक्टर लेके जाना चाहता था, जैसे ही वो उस पॉइंट पे लेके गया, से फॉर एग्जांपल लड़की के घर से जब वो यहाँ पर अपने अड्डे पर ले गया, तो जैसे इस पॉइंट पे लेके गया एबडक्शन खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगेन अ फॉल्टी आंसर, मेकिंग ए द करेक्ट, अनडाउटेडली द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसने रिया को इनवाइट किया, जो उसकी फेलो स्टूडेंट है, उसकी क्लासमेट है, एक पार्टी में। रिया को नहीं पता था, रिया वॉज अनअवेयर अबाउट राहुल्स इंटेंशंस एंड शी जस्ट अराइव्स एट द लोकेशन, वो लोकेशन पे पहुंची। हाउएवर वहां पर पहुंच के उसने रियलाइज किया, रिया ने रियलाइज किया कि जो पार्टी थी वो काफी सिक्लूडेड एरिया में थी एंड देयर आर नो अदर अटेंडीज, और पार्टी में कोई और नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ राहुल और रिया थे। राहुल इंसिस्ट शी स्टेज यूजिंग द पर्सुएसिव वर्ड्स, और राहुल ने उसको पागल बनाना शुरू किया, डिसीट करना शुरू किया बाय यूजिंग द पर्सुएसिव वर्ड्स कि यार प्लीज रुक जा, रात बहुत अकेली है, कैसे जाएगी, एंड ऑल दैट, वो इंटेंशंस दिख रही थी राहुल की। बट रिया फील्स अनकंफर्टेबल एंड विशेस टू लीव, यहां पर रिया को लगा कि यार शी वाज अनकंफर्टेबल एंड शी जस्ट विशेस टू लीव। तो यहां पर कंसिडरिंग द सिनेरियो, क्या राहुल पे अबडक्शन लगना चाहिए? बिल्कुल राहुल पे अबडक्शन लगना चाहिए, क्योंकि यहां पर राहुल ने रिया को घर से कैसे बुलाया? कंसेंट रिया का नहीं था, माना रिया का कंसेंट था, लेकिन लाइन यहाँ पे ब्लर हो गई क्योंकि उसने धोखा देने के लिए उसको घर से बुलाया। कंसेंट था लेकिन वो लाइन कैसे ब्लर हो गई? क्योंकि राहुल की इंटेंशंस गलत थी, उसने पहले बोला ऑफिस पार्टी है या स्कूल पार्टी है या कॉलेज पार्टी है, वहां पर कोई अवेलेबल नहीं था, अकेली थी। उसके बाद उसके जो वो पर्सुएसिव वर्ड्स थे और जो उसका मेंस रिया था वो दिख रहा है, तो यहां पर राहुल पर एबडक्शन लगना चाहिए। आंसर्स आपके निकलने चाहिए येसेस में से, तो नो एंड नो विल बी द क्लियर एलिमिनेटर्स। हाँ जी, राहुल पे एबडक्शन लगना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। राहुल पे एबडक्शन तब लगेगा जब रिया को अनकंफर्टेबल लगेगा एंड राहुल इज ऑटोमेटिकली लायबल फॉर एबडक्शन। जब रिया को अनकंफर्टेबल लगेगा उसके बाद राहुल को एबडक्शन के लिए हम लगाएंगे। अगर रिया को अनकंफर्टेबल नहीं भी लग रहा है और वहां पर भी राहुल ने उसको गलत इंटेंशन के साथ बुलाया है, जो क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, दैट इज क्लियरली मेकिंग राहुल लायबल फॉर एबडक्शन, मेकिंग ए द करेक्ट आंसर चॉइस। टीना, A university professor request her student, टीना ने एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो हैं उन्होंने अपने एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया रात से कि वो ऑफिस में उनको मिलने आए टू डिस्कस द रीसेंट एग्जाम परफॉर्मेंस। जब राज उनके ऑफिस में पहुंचे तो टीना ने दरवाजा बंद कर दिया और बोला राज को कि वहीं पर रुकिए, क्लेमिंग एन इंपॉर्टेंट एकेडमिक मैटर टू डिस्कस। साथ साथ उसने ये भी बोला कि मुझे आपसे अभी एक इंपॉर्टेंट एकेडमिक मैटर डिस्कस करना है, तो टीना ने दरवाजा लॉक कर दिया। राज को अनईजी फील हुआ, रेपिटेडली एक ने बार बार बोला, स्ट्रॉन्ग डिजायर भी दी कि मैम मुझे जाने दीजिए, प्लीज लीव मी, फाइंड्स द डोर लॉक्ड, फिर भी उसने देखा कि डोर बार बार लॉक किया गया है। तो कंसिडरिंग द सिनेरियो, क्या टीना पर यहां पर एबडक्शन लगना चाहिए? फर्स्ट कहता है नहीं, टीना पे एबडक्शन नहीं लगना चाहिए, ये भी कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है नो, टीना इज लायबल फॉर एबडक्शन। सी ने कहा अगर राज को अनईजी फील हो रहा है तो ऑटोमेटिकली एबडक्शन लगेगा, तो फीलिंग तो डजंट मैटर, विक्टिम को फील क्या हो रहा है दैट डजंट मैटर, इंग्रेडिएंट्स मैटर। नहीं, क्योंकि टीना यूजेस द फिजिकल फोर्स, नॉट अनलेस टीना यूजेस द फिजिकल फोर्स टू कीप राज अगेंस्ट हिज विल, शी इज नॉट लायबल फॉर एबडक्शन। जब तक टीना उस पर फिजिकल फोर्स नहीं इस्तेमाल करेगी तब तक एबडक्शन नहीं लगेगा, लेकिन डिसीट से तो टीना ने उसको बुलाया है, वो तो क्लियरली दिख रहा है, तो या तो फिजिकल फोर्स होना चाहिए या डिसीट होना चाहिए, डिसीट इज क्लियरली विजिबल। तो यहां पर आंसर निकलेगा टीना इज लायबल फॉर एबडक्शन, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर एंड ए इज द इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि वो नॉट लायबल फॉर एबडक्शन कर रहा है। John promises a job security to lure an 18-year-old girl to a distant location. Lure भी करा है, जॉब सिक्योरिटी भी दी है, तो ये दिख रहा है कि डिसीट किया जा रहा है 18-year-old गर्ल को कि डिस्टेंट लोकेशन पे चलो, और वहां जाके ही फोर्सेस हर इनटू द प्रोस्टिट्यूशन वंस शी अराइव्स। ऑल्सो उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स करने के लिए करा। तो क्या जॉन पर यहां पर कल्पेबल, जॉन कल्पेबल होगा किस चीज की? अबडक्टिंग अ गर्ल एज पर आईपीसी सेक्शन 362,
362 is the section for abduction only as per the opening passage. जी हाँ, तो यहां पर पूछा गया है, यहां पर सारे आपके क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं। इंड्यूसमेंट दिख रहा है आपका, बिल्कुल डिसीट दिख रहा है, उसके बाद फोर्सफुली फॉर द प्रोस्टिट्यूशन दिख रहा है, ऑफेंस दिख रहा है, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस दिख रहा है। तो सारे फैक्टर क्योंकि क्लियरली फिट हो रहे हैं एब्डक्शन के लिए, आंसर्स आपके हमेशा इस केसेस में येसेस में से निकलेंगे। दोनों ही नो गलत आंसर है। पहले नो ने कहा कि नहीं क्योंकि गर्ल मेजर थी, कंसेंट दिया था, डजंट मैटर, वो कंसेंट की लाइन ही ब्लर हो गई है यहां पर, क्योंकि यही सेम चीज पैसेज ने भी बताई। एक्चुअल मूवमेंट मैटर नहीं करती यार, एक्चुअल मूवमेंट तो मैटर करती है, ये भी हमने पैसेज में पढ़ा है। सी ने कहा हाँ जी क्योंकि डिसीट वाज यूज्ड टू इंड्यूस द गर्ल, प्लॉसिबल आंसर। हाँ जी क्योंकि एक्सप्लॉइटिंग गर्ल्स इज अ क्राइम, इसने कहा क्योंकि एक्सप्लॉइटिंग गर्ल इज अ क्राइम, मतलब समवेयर अगर ये इसको प्रोस्टिट्यूशन में नहीं लेके जाता, इसको ये अपने घर जबरदस्ती रख लेता, सिर्फ अपने घर रख लेता, तो फिर ये अब्डक्शन नहीं होना चाहिए था, तब भी अब्डक्शन था। प्रोस्टिट्यूशन में करा तो ग्रेव ऑफेंस में आ गया वो, तो इसीलिए सी, नॉट सी, यस सी वाज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अमित ने अपने दोस्त से पूछा शीतल से कि वो उसको मिले आके एट द मॉल टू हैंग आउट, कि चल यार शीतल आजा मॉल में, लेट्स जस्ट चिल, वॉच सम मूवी एंड डू सम शॉपिंग एंड एवरीथिंग। शीतल ने अग्री करा और वॉलंटरली अपनी मर्जी से वो अमित के साथ गई है मॉल के अंदर। लेटर उसके पेरेंट्स ने फाइल कर दिया एब्डक्शन के चार्जेस बेचारे अमित पर। अंकल मैं तो दोस्त था, मैं तो बॉयफ्रेंड था भी नहीं शीतल का, और अपनी मर्जी से आई है और हम घूम रहे हैं मॉल में। कहीं भी नहीं दिख रहा है कि अमित के इंटेंशन या अमित ने जबरदस्ती बुलाया या उसकी इंटेंशंस गलत थी, वो बाद की चीजें भी नहीं दिख रही हैं। तो यहां पर आगे पूछा जाता है कि अमित लाइबल है एब्डक्टिंग के, एब्डक्टिंग के लिए अमित लाइबल नहीं होगा। आंसर आपके यहां पर नोज में से निकलेंगे। तो जो भी आंसर कह रहे हैं हाँ जी क्योंकि वो माइनर है, और उसके बाद इसने कहा कि क्योंकि एज स्पेसिफिक नहीं है तो आप माइनर नहीं मान सकते इसको। हाँ जी क्योंकि पेरेंटल कंसेंट नॉट ऑब्टेन्ड, और क्वेश्चन एब्डक्टिंग के लिए पूछा है ना, एब्डक्शन तो नहीं है, किडनैपिंग के लिए पूछता तो हम सोच सकते थे कि यार माइनर्स की किडनैपिंग तो होती है, तो उस केस में माइनर का कंसेंट एक्चुअली मैटर नहीं करता। क्वेश्चन एब्डक्शन के लिए पूछ रहा है, 362 के लिए पूछ रहा है, तो ये एब्डक्शन के लिए लायबल तो नहीं है। हाँ जी क्योंकि शीतल वॉलंटरली अग्री, सॉरी एब्डक्शन नहीं है क्योंकि शीतल वॉलंटरली गई थी, बिल्कुल कंसिडरेबल है। नहीं क्योंकि वो सिर्फ ट्रैवल करने गए थे, दे वर मेयरली ट्रैवल्ड विद इन द मॉल, क्योंकि वो सिर्फ मॉल में घूम रहे थे इसलिए एब्डक्शन नहीं है। मतलब कि अगर कोई भी मॉल में जाएगा, मॉल में तो एब्डक्शन हो ही नहीं सकती, मॉल में तो किडनैपिंग और एब्डक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि मॉल था इसीलिए किडनैपिंग नहीं है। तो ये जनरलाइज रीजनिंग है, बहुत ही वेग रीजनिंग है, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर अगेन। तो इसी तरह से आपने अब अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है थॉरोली। पैसेजेस को समझना बहुत जरूरी है। अगेन जैसा मैं हर बार बोलती हूं, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पर भी डबल फोकस करना है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई फ्लिप इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको उसको फ्लिप लेवल पर ही अप्लाई करना होता है, क्योंकि पैसेजेस में यार आपके क्लैट के पेपर में पैसेजेस और क्वेश्चन ही आपके गुरु हैं, उनके इन एंड अराउंड ही आपने आंसर्स को निकालना होता है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स। क्लैट बहुत नजदीक है, दिसंबर बहुत नजदीक है, तो पढ़ाई में कोई भी कमी ना आने दीजिए। Take care everyone. Bye bye.